पाए जाते हैं, है ना, जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थों को चुंबक कहते हैं तथा इनका यह गुण चुंबकत्व कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। देखिए, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में क्या अंतर है? देखिए, वे चुंबक जो लोहे के अयस्क जैसे Fe2O3 है ना, फिर एक ऑक्साइड जिसे हम काला पत्थर भी कहते हैं, है ना, तो जो प्रकृति में लोहे के अयस्क से प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और वो चुंबक जो हम कृत्रिम विधियों द्वारा बनाते हैं उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक मुख्यतः निकिल व कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद चुंबकीय गुण। यदि हम चुंबक के गुणों के बारे में बात करें तो चुंबक के गुण हैं, ये लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, ये लोहे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। दूसरी बात, यदि हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरता है। उसका बेसिक रीजन है हमारी पृथ्वी। ठीक, जो हमारी पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है इस पे हमारी पृथ्वी का साउथ पोल पाया जाता है और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उस पर हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल। इसीलिए जब चुंबक घुमाया जाता है स्वतंत्रतापूर्वक तो इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है, जिधर साउथ पोल होता है, और जो आपका साउथ पोल होता है वो दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिणी गोलार्ध की ओर होता है, क्योंकि उधर हमारा कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। और यही रीजन है जहाँ हमारे पृथ्वी पर उदासीन बिंदु का पाया जाना है, क्योंकि भू चुंबक करने इसके बारे में डिस्कस होगा। तो ये हमारी पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण ये सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में, इसे बोलते हैं उत्तर व दक्षिण दिशा में, लेकिन पोल्स इसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये साउथ और नॉर्थ दिशा में ही रुकती है। ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा गुण है कि चुंबक को कितने भी भागों में तोड़ दें हमेशा वो दो ध्रुव में बने रहते हैं, एकल ध्रुव का उसमें कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। तो ये एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद हम बात करें चौथे गुण की। ठीक, चौथा गुण ये है इसका, आपने पढ़ा होगा एकल ध्रुव तो है ही, तो है हाई स्कूल में एक चीज और बताई जाती है कि यदि हम दो सजातीय ध्रुवों को जैसे नॉर्थ नॉर्थ को है ना और साउथ साउथ को पास लेके आए है ना, तो ये प्रतिकर्षित होते हैं। ये केवल चुंबकीय बल रेखाओं के कारण, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा हमेशा नॉर्थ से कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, तो ये चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे का क्या करने लगती है? विरोध करती है। इसके कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, ये 4 इसके बेसिक गुण हैं। इसके बाद जब हम चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनीशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैग्नेट है, थोड़ी बहुत मैग्नेट की चीजें बतानी ही पड़ती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वाच्य जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे? अनुभव करे, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, इसकी दूसरी परिभाषा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई को लाने पर, कंपास को लाने पर उस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है जो उसे घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है ना, मतलब उस चुंबक के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर ऐसा बल आघूर्ण इसके लगने लगे उस क्षेत्र को भी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का जिसमें चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक क्या कार्य करने लगे, जो उसे घुमाकर चुंबक के समांतर लाने का प्रयास करे, ऐसे क्षेत्रों को ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसके बाद बेसिक बात आती है चुंबकीय बल रेखाओं की। यदि हम चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है बेटा? चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक निष्कोणीय रेखाएं होती है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक, पहली बात ये काल्पनिक होती, दिखाई नहीं देती है ना। दूसरी बात निष्कोणीय होती है, काटती नहीं, काल्पनिक है, निष्कोणीय है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है, अविरत माने लगातार, जो चुंबकीय क्षेत्र का बिना रुके प्रदर्शन करती है। ठीक, अब यदि हम चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के बारे में बात करें, ठीक, समझ में आ रही बात? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब पहला गुण क्या है बेटा इसका? पहला गुण क्या है इसका चुंबकीय बल रेखाओं का? कि चुंबकीय बल रेखाएं बेटा नॉर्थ पोल से ही निकलती हैं, कहाँ प्रवेश करेंगी? और चुंबक के भीतर
ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की ओर जाएंगी, और चुंबक के भीतर साउथ से। लेकिन एक फर्क आता है, हम लोग बोलते समय बात बताते नहीं, छुप जाती है बात, कि ये जो नॉर्थ से साउथ जाती है इनको चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। लेकिन जो अंदर चुंबक के आयतन से साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही होती है इनको चुंबकीय बल रेखा नहीं कहते, ये इनको चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं, क्योंकि यही रेखाएं होती जो प्रेरण करने में मदद करती हैं, जो आपने अन्योन्य और स्वर प्रेरण के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये चुंबकीय प्रेरण रेखाएं हैं, बाहर से इन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, अंदर से इन्हें चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। ये नॉर्थ से कहाँ की ओर जाती है, साउथ की ओर, और साउथ से नॉर्थ की ओर, और एक क्या बना लेती है, बल वक्र बना लेती है। ठीक, समझ आ रही बात। ये भी इसके गुणों में बोला जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है ना, उसका एक रीजन है। और इसीलिए इन रेखाओं को, अब से हम लोग, ये पुराने समय की बात हो गई, हम इसको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा में। अब किताबों में भी इस बात का सुधार रखा किया गया कि इनको चुंबकीय बल रेखा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलनी चाहिए, है ना। यदि अब के पेपर में ये चीज आएगी तो कभी भी चुंबकीय बल रेखा नहीं पूछी जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में, क्योंकि इनका मेन काम है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, चुंबकीय बल नहीं। चुंबकीय बल क्या होता है कि इस रेखा पे कहा जाता है कि यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, है ना, इन रेखाओं पे हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, तब ये मैग्नेटिक फोर्स की दिशा को दिखाता है। और ये यदि एक दूसरे को काट देंगी, ये एक दूसरे को काट देंगे, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, काट दें। तो जब ये काटेंगे बेटा, ठीक, तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती जो कि दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी। ये स्थिति सामान्यतः संभव नहीं होती। तो ये बात है इसके लिए, ठीक। ये दूसरा गुण। अब तीसरा गुण क्या है इसका बेटा, तीसरा गुण ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। मतलब जब तक एक चुंबक का अस्तित्व रहेगा तब तक इन रेखाओं का भी क्या बना रहेगा, अस्तित्व बना रहेगा, कभी ये समाप्त नहीं होगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। फिर इसका गुण में एक ये भी आता है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, है ना बेटा, वो जो चुंबक के सिरे होते हैं नॉर्थ और साउथ, उन पर इनकी जो सघनता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत अति निकट होते हैं। इसलिए चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो ज्यादा पाया जाता है, समझ। और जैसे जैसे ये चुंबक से दूरस्थ स्थानों पर जाती हैं, ये रेखाएं दूर होती जाती हैं, परस्पर एक दूसरे के समांतर होती चली जाती हैं। और जब ये बल रेखाएं एक दूसरे के पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समांतर हो जाए, फिर उसे चुंबकीय क्षेत्र नहीं कहते, बल्कि उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर से एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये चार हमारे प्रमुख गुण हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं, उसको हमें याद होने चाहिए। इतनी इंट्रोडक्शन था मैग्नेट का। अभी तक ये जितना भी सारी कहानी थी वो प्राकृतिक चुंबक के आधार पर बताई गई। अब इस विषय में सोचा गया कि मान लो कभी ये मैग्नेटाइट, है ना, फेरिक ऑक्साइड, ये सारे लोहे के जो अयस्क के जो चुंबकीय गुण रखते हैं ना पाए जाए, तो हम इन पर चुंबकीय गुण कैसे, चुंबक कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस क्षेत्र में कृत्रिम चुंबक की तरफ दिशा बढ़ी, ठीक। अब कृत्रिम चुंबक की दिशा में सबसे पहला नाम आया ओस्टेड का, और ये चीजें आज भी है ओस्टेड का प्रयोग। अब ये ओस्टेड ने क्या बताया, ठीक, ओस्टेड ने इसके बारे में क्या बताया, ये सुनिए। ओस्टेड ने क्या किया, एक सेल लिया, ठीक, इस सेल के साथ एक कुंजी लगा दी, ठीक, और उसके साथ एक धातु का तार जोड़ा, ठीक, धातु का तार जोड़ा। इन्होंने कुंजी को खुली रखा, अर्थात इस धातु के तार में बिल्कुल भी धारा का प्रवाह होने नहीं दिया, और फिर उसके निकट एक कंपास को लेके आए। कंपास मतलब चुंबकीय सुई, जिसमें नॉर्थ और साउथ होता है, लेके आए। इन्होंने देखा कि इस कंपास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर इन्होंने बोला कि इस कुंजी को क्या किया, बंद कर दिया। कुंजी यहाँ पर एज ए स्विच काम करने लगी, इसको बंद किया। अब बंद किया तो निश्चित रूप से इसमें क्या बने लगी, धारा, धारा बने लगी। अब ये जब धारा बही, तो ये जब धारा बही प्रवाहित हुई, है ना, तब इन्होंने देखा कि जब हम इस फिर सिरे के निकट हम कंपास को लेके आए, है ना, तो इस कंपास में प्रतिकर्षण हुआ और ये ऐसे दूर हट गए। एक सिरा इसका, अब ये नॉर्थ भी हो सकता है और साउथ होगा, इसकी बात है, आगे बात बताएंगे दिशा के अनुसार कैसे होता है। इसका एक सिरा इन्होंने देखा कि पहले जो विक्षेप नहीं कर रहा था, धारा के बहने से उसमें विक्षेप होने लगा। अब इन्होंने दूसरी चीज पे काम किया। इन्होंने क्या किया, इस सेल की ध्रुवता ही बदल दी। जो प्लस था उधर माइनस, जहां माइनस था उधर, जैसे ही ध्रुवता बदल के फिर से उस कंपास को लेके आए, तो अब कंपास पहले जिधर की ओर विक्षेपित हुआ था, अब वो उसके ठीक विपरीत विक्षेपित होने लगा। पहले नॉर्थ ये से मान लो दूर हटा, है ना। धारा का प्रभाव आगे बताएंगे कैसे होता है, सब कैसे विक्षेपित होता है। इनके बारे में इन्होंने केवल इतनी बात कथन कहा कि जब धारा बहती है तार में, है ना, तब ये विक्षेपित हुई।
और जब धारा की दिशा बदल दी, है ना, तो इसके विक्षेप की दिशा भी बदल गई। तो इससे दो बातें इन्होंने निष्कर्ष दी। पहली बात कहा कि जब किसी तार में धारा या आवेश का क्या होगा, तार में किसी धारा या आवेश का प्रभाव होगा, तो उस आवेश के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि कोई भी कंपास, इसीलिए ये परिभाषा बताई जाती है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कंपास को लाने पर, है ना, उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। तो इसका मतलब इसमें जब धारा बही है, जब इसमें धारा बही, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसमें प्रभाव आया, है ना, इसी के कारण विक्षेपित हुआ। तो इससे ये निष्कर्ष निकाल लिया इन्होंने कि यदि किसी भी धातु के तार में धारा या आवेश का प्रवाह कराते हैं, तो इससे क्या होगा, तार में धारा या आवेश के प्रवाह करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसी बात से इस चैप्टर का नाम पड़ा गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। मतलब धारा मतलब आवेश जब गतिमान होगा, जब तक ये गतिमान नहीं था तब तक उसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं हुआ। जब उसमें धारा अर्थात आवेश गतिमान कराया गया चालक में, तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि यदि हम चाहे, जैसे जो प्राकृतिक चुंबक थे उनका नॉर्थ और साउथ फिक्स था, अर्थात हम इसके ध्रुवता पर कोई भी प्रभाव नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते थे। लेकिन जब इन्होंने इसकी ध्रुवता को चेंज किया, अर्थात धारा की दिशा को बदला, तो धारा की दिशा के बदलने के बाद तुरंत इन्होंने इस बात को देखा कि ये चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुवता बदल गई। इसका मतलब यदि ये नॉर्थ बना होगा और नॉर्थ को प्रतिकर्षित कर रहा होगा, तो जैसे ही धारा की दिशा अर्थात आवेश के प्रवाह की दिशा बदली, तो इसके कारण ये साउथ और ये क्या हुआ, नॉर्थ बन गया। अब ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। इसी कारण पहले के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेप होने लगा। तो इससे इनके नियम से दो निष्कर्ष निकाला। एक, आवेश प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी, यदि हम आवेश के प्रवाह की दिशा बदल दें तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ये सारी घटना आगे चलकर जब ट्रांसफार्मर पर पढ़ाए जाते हैं, इसी कारण होते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बदलने लगता है। ये बात किसके द्वारा सर्वप्रथम बताई गई, ओस्टेड ने बताई थी। कैसा हो सकता है आवेश का प्रवाह। लेकिन आवेश के प्रवाह में कमी पाई गई, आवेश के प्रवाह में कमी पाई गई। कमी ये पाई गई कि इन्होंने ये तो बता दिया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, कितनी दूरी तक उत्पन्न होगा, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। बस इनके प्रयोग में केवल इतनी बारी बातें बताई गई, आवेश बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, आवेश नहीं बहेगा और आवेश के प्रवाह की दिशा उलट दी जाएगी तो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुवता भी, इसका मतलब हम चुंबकीय ध्रुव अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ये इनकी बात का निष्कर्ष था। ठीक, इसके बाद आए वैज्ञानिक फ्लेमिंग। ठीक, इसके बाद आए वैज्ञानिक फ्लेमिंग। अब जब फ्लेमिंग आए तो फ्लेमिंग ने सबसे पहले अपना बाएं हाथ का नियम दिया, क्योंकि अब फ्लेमिंग के नियम के बिना आगे की बात समझानी कठिन हो जाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के बिना आगे की चीजें नहीं समझ आएंगी। तो फ्लेमिंग के 3 नियम हैं। ठीक, फ्लेमिंग के 3 नियम हैं। एक बाएं हाथ का नियम जो कि बहुत पॉपुलर है, ठीक, और दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, हथेली का नियम नंबर 2। ठीक, तो 2 नियम है इसके। तो बाएं हाथ का तो एक ही नियम है और दाएं हाथ के 2 नियम है। ठीक, 1 और 2। अब समझिए पहले बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के नियम को समझने के लिए केवल हमें एक चीज याद रखनी होगी, मध्य तच अप। यहां मां का मतलब है मध्यमा से, और धा का मतलब है धारा से, दा का मतलब है तर्जनी से, और चा का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र से, आ का मतलब है अंगूठे से, और बा का मतलब है बल से। मध्य तच अब इन्होंने बताया कि यदि हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, तो ऐसी स्थिति में मध्यमा धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक, ये हो गया हमारा बायां हाथ का नियम। समझ में आया। यदि हम अपने बायां हाथ किस प्रकार फैलाए कि मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, ऐसी स्थिति में मध्यमा धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक, अब जो दाएं हाथ का नियम है, ठीक, दाएं हाथ का 2 नियम है। दाएं हाथ का नियम इस तरह से भी एक बताया जाता है ना, एक इस तरह से नियम है और एक इस तरह से भी नियम है। अब इस नियम में क्या बोला गया ये सुनिए। ठीक, पहले आप इस नियम का इस्तेमाल करें, दाएं हाथ की हथेली वाला ये नियम, क्योंकि जितने भी सवाल लगते हैं वो इस पूरे चैप्टर में दाएं हाथ के इस नियम से, और जो बल के चुंबकीय क्षेत्र के लिए और बल का इससे लगता है, तो ज्यादा प्रभाव इन दोनों का। ठीक, क्या पहले बताया, यदि हम अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, है ना, यदि हम अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां अंगूठे के परस्पर लंबवत हो, तो जो उंगली हो अंगूठे के परस्पर लंबवत हो। ठीक,
यहाँ समझिएगा, उंगलियां अंगूठे के परस्पर लंबवत है। ऐसी स्थिति में यदि अंगूठा है ना, अंगूठा धारा की दिशा में, यदि अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां उस बिंदु की ओर हो, उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु की ओर हो जिस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में कार्य करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में कार्य करता है। अब हमने इस नियम का पहले यूज सीखना है, फिर हम जो दूसरा वाला नियम है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो बायो सेवर्ट का रूल है, बाया को समझ गए, जो बायो सेवर्ट और पूरे चैप्टर में दाहिनी हाथ की हथेली के नियम से कठिन सवाल लगेगा। बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ की हथेली का, उसको लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा अंगूठा है वो धारा की दिशा में रखना है, हमारी फिंगर उस बिंदु की तरफ रखनी है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ना, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में। ये तो वर्बल बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकली बात ये होती है जब हम कापी में इसको कर रहे होते हैं। तो यदि हम अंगूठा जो धारा की ओर है, फिंगर हमारा बिंदु की ओर है, और यदि हमें हमारी हथेली ना दिखे तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, और यदि हमें हमारे ऐसा करते समय हमें अपनी हथेली दिख जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है। ठीक, तुरंत इसका एक उपयोग समझाते हैं जो कि बायो सेवर्ट में हम आपको समझा दे रहे हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये दो चीजें समझे बिना, ये दो चीजें समझे बिना फिर आपका बायो सेवर्ट का देखिए। तो यदि हम अब बायो सेवर्ट का नियम समझें तो बायो सेवर्ट का हमारा नियम क्या है। बायो तथा सेवर्ट दो अलग अलग होते हैं, हम लोग एक साथ बोलते हैं लेकिन बायो सेवर्ट दो अलग होते हैं। इन्होंने बोला क्या कि यदि हम किसी भी तार में धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र उसका मान क्या हो सकता है और वो किस किस बातों पर निर्भर करेगा, है ना, उसके बारे में इन्होंने व्याख्या करी, जो कि ओस्टेड ने क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। ओस्टेड ने केवल ये बता के छोड़ दिया था कि धारा बहने से क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन वो कितना होगा, किस बात पर निर्भर होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो बायो सेवर्ट ने क्या किया कि एक तार में क्या प्रवाहित करे बेटा, धारा, और इस धारा बहाने के बाद उन्होंने बोला कि यदि हम इस पूरे तार में एक कोई अल्पांश ले ले, छोटा सा टुकड़ा ले लें, ठीक, इसका छोटा सा टुकड़ा ले ले, छोटी लंबाई ले ले, और उसके कारण हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो। अब वो बिंदु इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, दोनों तरफ हो सकता है, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक, तो इन्होंने बोला कि यदि किसी तार में धारा बहती है तो उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है, और ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात की जा सकती है। अब इसका अप्लाई समझिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि देखिए अंगूठा हमारा किधर है, धारा की दिशा में है कि नहीं, दिशा की धारा की दिशा में। अब ये बताइए हमारी फिंगर किधर की ओर है, बिंदु की ओर। क्या आपको मेरी हथेली दिख रही है, नहीं दिख रही, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, जिसको हम क्रॉस से लिखेंगे। यदि हम तार में देखें धारा कहाँ जा रही है, ऊपर, फिंगर हमारा बिंदु की ओर है, तो अब देखिए हथेली दिख रही है, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर होगा बेटा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर होता है तो उसको क्रॉस से लिखते हैं, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बता देते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर होता है तो हम उसको डॉट लगा के लिखते हैं। अब तार में धारा, अब इसका मतलब कहीं ना कहीं बिंदु की स्थिति पर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है कि नहीं। अब देखिए यहाँ अंगूठा रखा, निकाल दिए। अब मान लीजिए बिंदु की दूरी कितनी है, ये बिंदु बिल्कुल सीधा नहीं होगा, मान लीजिए किसी कोण पर। तो उन्होंने बोला क्या कि बायो सेवर्ट ने कि जो किसी तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है डेल्टा बी, उस तार में बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। नंबर दो, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तार से, वो तार के अल्पांश ना, जो अल्पभागिया उसके अल्पांश की लंबाई के अनुपाती होता है। नंबर तीन, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और नंबर चार, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बिंदु एवं तार के बीच बने कोण की ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम सारी चीजों को कंबाइन करके लिखें, निश्चित रूप से लिखें, तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन कितना होगा, आर स्क्वायर होगा। इन्होंने बोला कि यदि हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो एक प्रकार का कांस्टेंट होगा जिसे हम म्यू नॉट कहते हैं, इसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और चुंबकशीलता क्या होती है वो अगला चैप्टर जो है चुंबकत्व के बाद, इधर ये चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकत्व वाला लेसन होगा उसमें ये शब्द क्लियर होगा और अच्छे से कि चुंबकशीलता क्या है। ठीक, क्योंकि उसके लिए और सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया बायो सेवर्ट का नियम। अब जहां म्यू नॉट एक नियतांक है जिसे हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं,
लेकिन यदि हम इससे थोड़ा सा हट कर चलें, और इसका बाकायदा मैंने मान भी बताया 4 पाई 10 की पावर -7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। यदि हम इससे हट के चलें तो चीजें ये कि इसका मात्रक कैसे निकला। दूसरी बात, इस बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप क्या है, ये तो है ही। पहले इसके गणितीय रूप की बात करें, फिर हम इसके सदिश रूप की बात करेंगे। तो इसका जो गणितीय रूप होता है ना, वो डिफरेंशिएशन रूप में होगा। जो डेल्टा है वो डीवी लिख जाएगा, ठीक, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा, आई डी एल होगा, साइन थीटा होगा, अपॉन में बेटा कितना आर स्क्वायर होगा। सोचे कहीं से इसका सदिश रूप दिख नहीं रहा कैसे बनता है, तो हम इसका सदिश रूप ऐसे बनाएंगे। ध्यान देना, सदिश रूप प्राप्त करने के लिए हमें आर का ऊपर और आर का गुणा और आर का भाग करना होगा। तो ये हो जाएगा डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैथ ऐसा करवा सकती है, आर डी एल साइन थीटा अपॉन कितना आर क्यूब हो सकता है। एक्चुअल में जो आर है वो दूरी जो है वो एक प्रकार का त्रिज्य वेक्टर का काम करता है। हम जब पढ़ाया जाता है हम लोग मैथ में भी, है ना, वेक्टर भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक मैथ में बहुत पॉपुलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बताया जाता है, विस्थापन वेक्टर के बारे में ना, और त्रिज्य वेक्टर। क्योंकि आप बताएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डिपेंड करती है किस बात की दिशा पर, दूरी, बिंदु की दूरी की दिशा के अनुसार। जैसे तुम्हें बताएं, जैसा हमने बताया अंगूठा वाला धारा दिशा में, ये हमारा फिंगर बिंदु की ओर हो, अब बिंदु उधर है, धारा ऊपर जा रही है, बिंदु उधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा। बिंदु की दिशा बदल दी जाए, चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा बदल रहा है, बिंदु इधर हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र अपना बदल देगा। यहां पर कुल मिलाकर दूरी की दिशा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल रही है, इसलिए यहां पर दूरी नहीं है, एक प्रकार का त्रिज्य वेक्टर की तरह काम करता है। और यदि त्रिज्य वेक्टर है बेटा, तो अब यदि हम इसका सदिश रूप बताएं तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि, म्यू नॉट बटे 4 पाई एक सदिश राशि है, ठीक, आई धारा तो अदिश राशि है, इसको बदल नहीं सकते, आर यहाँ पर एज ए क्या है बेटा, रेडियल वेक्टर, त्रिज्य वेक्टर है, और लंबाई भी यहाँ पर एज ए सदिश होगी, ठीक। और आप समझो, और बटे में कितना आर क्यूब, इसके ऊपर वेक्टर लगा नहीं सकते क्योंकि किसी भी वेक्टर के ऊपर घातें वर्जित होती है, घात नहीं लगा सकते, ठीक। अब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जब दो सदिश के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या हो, सदिश हो, तो उनके बीच में वेक्टर गुणन का इस्तेमाल होना चाहिए, और ये वेक्टर गुणन होता है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ज्या की बात करी। हम लोग ये बात समझ नहीं पाते, जब हम लोग नियम पढ़ते तो हम लोग सोचते हैं ज्या के अनुपाती होता है, लेकिन एक्चुअल में उसका ज्या कहाँ से आया, ये ज्या की बात कहाँ से आई, तो ज्या की बात यहाँ से आई कि जब इसका सदिश रूप सॉल्व किया गया तो इसमें साइन थीटा आ रहा था, है ना, क्योंकि ये एक प्रकार का त्रिज्य वेक्टर, अब तुम भी जानते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी में साइन थीटा का जिक्र किया गया। समझ आ गई बात। अब यहाँ से यदि आप यहाँ डायरेक्शन वाइज समझ में आ गई बात, अब यहाँ से यदि हम म्यू नॉट का कभी मात्रक निकालना चाहें, क्योंकि मान तो कांस्टेंटों का निकालना संभव नहीं है, क्योंकि मान निकालने के लिए आपको वो पूरे प्रयोग के बारे में पता होना चाहिए, है ना, तो मान तो नहीं, लेकिन इसका मात्रक और विनिश्चित सूत्र तो हमें कंफर्म होना चाहिए। अब जैसे समझ में आ गई थी बात। यस सर। अब यदि हम म्यू नॉट का मात्रक की बात करें, ठीक, तो जो म्यू नॉट का जो मात्रक है, अब हमने देखा कि b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, और साथ में कितना आर स्क्वायर चल रहा था। अब चुंबकीय क्षेत्र बड़ा पॉपुलर, F बराबर हाई स्कूल में भी पढ़ा हमने, आइडियल साइन थीटा, तो साइन थीटा से कोई लेना देना नहीं, हरियाई तुम्हारा दोनों। अब ये बताओ कहीं ना कहीं ये F अपॉन कितना बनेगा, आइएल, बल का मात्रक न्यूटन, है ना, धारा का मात्रक एम्पियर, है ना, और लंबाई का मात्रक क्या बेटा, मीटर होता है। अब यहाँ पर इसका मात्रक तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 4 पाई तो कांस्टेंट है, धारा का मात्रक एम्पियर है, लंबाई का मात्रक मीटर है, और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर है। ये मीटर मीटर कट गया, ये मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ पर बटे में आएगा न्यूटन बटे कितना, एम्पियर स्क्वायर, तो इसलिए इसका मात्रक भी याद होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि न्यूटन को और तोड़ा जा सकता है, किसमें बेटा, किलोग्राम मीटर बटे किसमें, सेकंड स्क्वायर, और एम्पियर स्क्वायर तो है ही है। अब इससे हम डायमेंशन इसका फॉर्मूला निकाले तो ml/2 a-2 हो जाएगा। इस तरह से इतनी बातें बायो सेवर्ट के नियम पे बताइए। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रही बात। अब इसके आगे यदि बढ़े, इसके आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आ जाती है म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध। नॉर्मली जब हम लोग बताते हैं तो म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में जब हम संबंध दिखा रहे होते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं उस चीज में। जैसे क्या छुपा लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्यों 9 × 10⁹ होता है, ठीक। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, इसको इधर कर दो, 1/4 पाई 9 × 10 की पावर 9। लेकिन हम लोग अक्सर ये बात दिखते नहीं है, इसके आगे इसका मात्रक भी तो होगा, है ना। और एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होगा बेटा, बताओ, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। और कहीं ना कहीं Q बराबर IT से
कूलाम को हम एम्पियर इंटू क्या लिख सकते हैं, सेकंड। तो हम इसको बजाय कूलाम के लिखने के एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तो लिख सकते हैं। किसका मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। किसके नियम से निकाल जानते हैं हम लोग, कूलाम के नियम से। जबकि अभी अभी आपने को बताया गया कि जो बायो सेवर्ट है उन्होंने बताया कि जो म्यू नॉट का मान होता है वो 4 पाई इंटू 10 की पावर कितना होता है, -7 इंटू न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होता है। अब यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बनाएं तो हम समीकरण 1 और 2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो आप समझिए ये म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट हुआ, ठीक। और यहाँ पर केवल हम क्या करते हैं, 4 पाई इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 और 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो गया। अब यहाँ पर क्या मात्रकों का गुणा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और यदि आप अलग से इसको सॉल्व करके देखो तो एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात क्या बची बताओ, सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये इधर आया नीचे बटे में, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणित 10 की घात कितना होगा 16, और ये सेकंड स्क्वायर बटे कितना मीटर स्क्वायर। पूरा पक्षांतरण मात्रक से उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, तो ये 9 गुणित 10 की घात कितना आएगा बेटा 16, और ये मीटर स्क्वायर बटे कितना सेकंड स्क्वायर, ये 1 बटे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। एग्री हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये बताओ बराबर में 1 अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। जब हम मात्रक नहीं लिखते, केवल 3 गुणित 10 की घात 8 लिख के चलेंगे तो हम सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं ये प्रकाश की चाल होती है, क्योंकि प्रकाश की चाल तो 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड होती है ना, तो यूनिट के हिसाब से तो मैच करना चाहिए कि 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड है। अब चूंकि ये बात अब हम समझ रहे हैं कि ये 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर बटे सेकंड लिखा है, तो ये प्रकाश की ही चाल संभव है ना, इसलिए हम इसको c का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट चढ़ा दिया, तो c बराबर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एग्री, समझ में आ गया। यस सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला नियम है लॉरेंज बल। क्यों, वैसे लॉरेंज बल देखिए, लॉरेंज बल से ही चलना चाहिए, है ना, क्योंकि बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग को और अच्छे समझने के लिए हमें लॉरेंज बलों का, है ना, लॉरेंज बल के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके अनुप्रयोग समझ सकते हैं, तभी तो हम उसमें बल, धारा, चुंबकीय क्षेत्र इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो यदि हम बात करें लॉरेंज बल की, ठीक, और 30% के हिसाब से ही चीजें हटा दी गई, तो वो बता देंगे कौन कौन सी चीजें हटाएंगे। लॉरेंज बल, इसका दूसरा नाम चुंबकीय बल है। अब लॉरेंज बल या चुंबकीय बल क्या होता है ये सुनो। वैज्ञानिक लॉरेंज ने बताया यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान हो, ये शर्त है कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो, लंबवत गतिमान हो, तो उस पर एक बल कार्य करेगा। इन्होंने बोला कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान हो तो उस पर एक बल कार्य करेगा, है ना, और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाए। बार-बार कहते हैं जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र का नाम लेंगे तब तक हम दाएं हाथ की हथेली बोलेंगे, जब भी हम बल का नाम लेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का। तो उन्होंने बोला कि यदि कोई आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान होगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा। इस बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, है ना, और यह बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, अब देखिए स्थिति को समझें, ये कोई आवेश है, ठीक, कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी में, है ना, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, आवेश की कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती, है ना, बस उसके वेग की दिशा हो सकती है ना, वेग सदिश है, आवेश तो सदिश है नहीं, तो ये क्यों आवेश है, वेग से इधर जा रहा है ना। अब एक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो अब यहाँ से इसको मैच करें, ऐसे समझो कि ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, है ना, ये धारा की दिशा हो गई, हो सकता है पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव होगा तो जिधर पॉजिटिव चलता है उधर ही धारा बहती है, और बल कहाँ लगेगा, लंबवत, है कि नहीं। तो अब इन्होंने बोला ये तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या है बेटा, लंबवत है। तो ये बोला गया कि यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा, और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाली जा सकती है, और यह बल निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। नंबर 1, जो लॉरेंज बल अर्थात चुंबकीय बल होगा वो उस आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, जो लॉरेंज बल होता है वो क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र पहले उस कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 3, जो लॉरेंज बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अब समझ में आई। और हमने बार-बार कहा लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो अब ये जो मिश्रित रूप से इसको लिखोगे तो FM प्रोपोर्शनल QV भी हो जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा कोई ना कोई क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, जहाँ के क्या है, नियतांक है, जहाँ के क्या है, नियतांक है, और प्रयोगों द्वारा इस k का मान, है ना, प्रयोगों द्वारा इस k का जो मान है वो 1 बताया गया है,
तो जो FM बराबर होगा वो हो जाएगा QVB हो जाएगा। ठीक, अब इसमें ये बात आई कि मान लो ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश ही ना करे, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र अपनी जगह पे था, ठीक, अब ये आवेश जो था Q वो V वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत ना प्रवेश करके, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ कितने कोण पर, थीटा कोण पर प्रवेश करे, है ना। तो अब नियम ये कहता है कि अब हमें इसको कितने घटक, वेग एक कौन सी राशि है, सदिश राशि, कोई भी सदिश यदि दो अक्षों पे ना हो, यहाँ पर इस अक्ष का मतलब z अक्ष से है ना, वो उस अक्ष का मतलब x अक्ष से है, तो यदि किन्हीं दो अक्षों पर कोई सदिश काम ना करे, है ना, उसके बीच से होकर जा रहा हो या इसके बीच से होकर हो, तो उस सदिश को हम उसके दो घटक में क्या कर सकते हैं, जिसके साथ वो कोण बनाएगा वो उसका कॉस घटक होगा, जिसके साथ वो कोण नहीं बनाएगा वो उसका कौन सा घटक होगा बेटा, साइन घटक होगा। तो अब कुल मिलाकर बताओ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कौन सा घटक आ गया। अब इन्होंने बोला कि यदि ऐसा हो, लालमन तो इसे ही काम कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि यदि लंबवत प्रवेश नहीं करेगा, है ना, किसी कोण पर प्रवेश करेगा, तो फिर हम वेग को कितने घटक में तोड़ेंगे, दो घटक में तोड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में, है ना, वेग v के स्थान पर हम उसका चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक, उसका चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक मतलब v sin थीटा यूज करेंगे, और साथ में v है, तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, QVB, और साथ में कितना, sin थीटा, तो FM बराबर QVB sin थीटा हो जाएगा। अब हमें तो पता होना चाहिए इसका सदिश रूप भी, क्योंकि बोर्ड पेपर में जो सवाल आया है, आपके मान उत्तर में भी इसका सवाल मौजूद है, बोर्ड पेपर में भी सवाल आया है, सदिश रूप से ही हल होना संभव है। अब सदिश रूप कैसे हल होगा, क्योंकि लारेंज बल एक सदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि, इस पर वेक्टर का इस्तेमाल वर्जित है, वेग एक सदिश राशि है, इस पर वेक्टर लग सकता है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि, इस पर वेक्टर लग सकता है ना। अब क्योंकि जब दो सदिश के गुणनफल से कभी भी कोई राशि कौन सी प्राप्त हो, सदिश हो, तो उनके बीच हमेशा कौन सा गुणन होता है, वेक्टर गुणन होता है, इसलिए इसका सदिश रूप होगा FM = QV वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। एग्री हो, ठीक, तो ये बात किसके संबंध में रही, सारी बातें लॉरेंज बल की। ठीक, अब आ जाओ, अब लॉरेंज बल के बाद बात करेंगे जैसे बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के, है ना। तो अब बायो सेवर्ट के नियम के कई अनुप्रयोग हैं, है ना, बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, तो बायो सेवर्ट के नियम के कई अनुप्रयोग हैं, उसके अनुप्रयोग में जैसे सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखिए इसके बारे में आप समझें, इस चीज के बारे में और अच्छे से समझें, जानें। ये एक हमारी एक वृत्ताकार कुंडली है। अब इस कुंडली में धारा एक सिरे से जाएगी, ठीक, अब इसमें एक सिरे से धारा जा रही है और दूसरे सिरे से धारा बाहर आ जाएगी। अब इसको मतलब एक तार था, उसको मोड़कर एक कुंडली बना दी है। अब मान लीजिए उस कुंडली में और ये धारा आई जा रही है, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, ए है। ठीक, अब हम बायो सेवर्ट का नियम तो हमेशा अल्पांश के लिए लगाया जाता है, तो हम सबसे पहले एक अल्पांश ले लेंगे। ठीक, इस अल्पांश के सिरों को हम यहाँ से ऐसे मिलाते हुए दिखा देंगे, क्योंकि ये अल्पांश वृत्ताकार रूप में है। जब भी कोई चापनुमा या वृत्तीय रूप में होती है तो उसकी लंबाई को दिखाने के लिए हम उस पर एक टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो यदि हम इसकी लंबाई को दिखाने के लिए एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींच लें, मान लीजिए टेंजेंट की लेंथ कितनी है, dl है, तो हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होते हैं वो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। यदि हम इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का जिक्र करें, तो जब हम किसी भी तार में धारा बहाते हैं तो देखिए अंगूठा धारा की दिशा में, फिंगर बिंदु की ओर है, तो आपको हथेली कहाँ जाएगी, बाहर की ओर। दिख रही कि नहीं दिख रही, देखिए अंगूठा कहाँ है, धारा की ओर, फिंगर कहाँ है, बिंदु की ओर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ की ओर होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, dB हो गया। अल्पांश के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया वो कितना हुआ, dB हुआ। ठीक, अब हम सबसे पहले, क्योंकि ये बायो सेवर्ट का नियम का प्रयोग है, तो हम लिखेंगे किसका नियम बेटा, बायो सेवर्ट के नियम से। तो जब हम बायो सेवर्ट का नियम की बात करेंगे बेटा, तो बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है बेटा, बताओ, dB बराबर μ0/4πI/dl sin थीटा, जबकि थीटा का मान, क्योंकि अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा 90 डिग्री पर है और दूरी का काम लिखते हैं मतलब इस पर।
तो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन कितना a स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने तो निकाला एक अल्पांश के कारण, और जबकि हमें पूरी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र केंद्र चाहिए, तो हम किसी भी छोटे मान को बड़े मान में बदलने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं समाकलन संपूर्ण कुंडली के लिए, है ना। संपूर्ण कुंडली के लिए यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो संपूर्ण कुंडली के लिए यदि हम इसका समाकलन करें, है ना, तो समाकलन करने पर क्या होगा, आप जानते हो इंटीग्रेशन डीवी यहाँ होगा, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में आई और ए भी आएगा, क्योंकि तो कुंडली में बहने वाली धारा भी निश्चित है, उस कुंडली की त्रिज्या भी निश्चित है। जो निश्चित नहीं है वो उसकी लेंथ, क्योंकि हम अल्पांश कभी भी छोटा या बड़ा कंसीडर कर सकते हैं। लेने वाला इस अल्पांश को छोटा भी ले सकता है, उसको बड़ा भी कर सकता है। हम जानते हैं इंटीग्रेशन डीएफ का फार्मूला जो होता है वो एक्स हो जाता है, तो इसके हिसाब से ये भी हो जाएगा। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा और ये आई अपॉन ए स्क्वायर होगा, और ये इंटीग्रेशन के हिसाब से ये। अब क्योंकि इस लूप की जो संपूर्ण लंबाई है, हम ये चीज को अलग से भी दिखा सकते थे कि ऐसे समझो, यानी कि यहाँ पर कि जो इंटीग्रेशन डीएल है वो एक्चुअल में क्या होगा, एल होगा, और एल का मतलब है इस लूप की क्या बेटा, परिधि, है ना। और परिधि मतलब कितना, 2 पाई, और क्योंकि त्रिज्या ए माना है तो इसको इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू एल इंटू 2 पाई ए भी लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि इंटीग्रेशन डीएल मतलब एल और एल मतलब 2 पाई ए। तो यहाँ पर हम 2 पाई ए लिखेंगे और ए से ए काट देंगे, पाई से पाई काटेंगे, 2 से 4 काटेंगे, है ना। तो इस प्रकार b का जो मान आएगा, b का जो फार्मूला प्राप्त होगा बेटा, वो म्यू नॉट बटे कितना होगा, म्यू नॉट बटे 2 आई अपॉन कितना a हो जाएगा, ठीक, आई अपॉन a होगा। लेकिन यदि हम इसमें क्या करें बेटा, ऐसा तो है नहीं कि इसमें केवल एक ही लूप बनाओ, हो सकता है हम कई फेरों में कुंडलियों को लपेटे। तो यदि कुंडली में कितने फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों, तो कुंडली में यदि n फेरे होंगे, है ना, तो फिर मल्टीप्लाई होगा म्यू नॉट बटे 2 का n आई अपॉन a, क्योंकि एक फेरे के लिए परिधि होती है 2 पाई है, n फेरों के लिए हो जाएगी n गुणते 2 पाई है, ठीक, क्योंकि पूरे तार को हम यदि n बार लपेटेंगे तो पूरी परिधि होगी n इंटू 2 पाई है। तो b बराबर होता है म्यू नॉट बटे 2 n आई बाई a। अब जब हम जनरली इस बात से यहीं पर आकर रुक जाते हैं तो हम इस तरह के कई और इसके एप्लीकेशन नहीं बता पाते। हम केवल इसी के बारे में पता होता है कि हमें वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। जबकि इसके 2 एप्लीकेशन भी है। 2 एप्लीकेशन में एप्लीकेशन नंबर 1 इसका क्या है, पहला एप्लीकेशन ये कहता है, ठीक, कि मान लो कहीं पर हमें धारा ही ना दी जाए, है ना, हमें धारा ना दी जाए, आवेश और वेग दिया जाए। कहा जाए यदि Q आवेश V वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है ना, घूम रहा है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यदि ऐसा बोला जा रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, है ना। यदि Q आवेश V वेग से वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा केंद्र पर। अब हम सोच रहे हैं कि हमने तो फार्मूला पढ़ा B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन a, यहाँ Q आवेश V वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो हम कैसे केंद्र निकालें। कोई बात नहीं, कोई कठिन चीज नहीं है। सबसे पहली बात, हमें क्या दिया गया, धारा नहीं दी गई, ठीक, और ये भी बताया जाएगा वृत्तीय पथ ए पर घूम रहा है, मतलब ए त्रिज्या उसकी, समझ लो त्रिज्या दी जाएगी। तो आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी, क्योंकि जब कोई चीज वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो उसको एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो दूरी बटे क्या होती है, चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, और एक वृत्तीय पथ को चक्कर लगाने में चली गई दूरी उसकी 2 पाई आर, और त्रिज्या क्योंकि हमने a माना तो 2 पाई a, और चाल कितनी बेटा v, ये पलट के चला जाए तो QV बटे कितना हो सकता है, 2 पाई a। कई बार तो इसका इतने भी सवाल आ जाता है, आवेश Q है V वेग से एक त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, तो धारा का मान क्या होगा, तो I बराबर QV बटे 2 पाई a। अब यहाँ पर ये यदि ये वैल्यू पुट कर दी जाए, है ना, तो अतः बताइए क्या बन के तैयार हो सकता है बेटा, V बराबर म्यू नॉट का मान फिक्स होता है कितना बेटा बताओ, 4 पाई 10 की पावर कितना, -7 बटे में कितना चल रहा था 2, और क्योंकि धारा का मान हमने देखा QV बटे कितना आया 2 पाई a, और बटे में रेडियस है a, तो देखिए अब पाई से पाई कटेगा और 2 दूना ये 4 कटेगा, a के साथ a मल्टीप्लाई पे आ जाएगा, तो b बराबर कितना आएगा 10 की घात -7 QV अपॉन a स्क्वायर। यदि हम कंडीशन लगा रहे होते, हमने तो एप्लीकेशन निकाल के दिखाया, तो यदि हम कंडीशन की बात करें तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा जाता है QV अपॉन a स्क्वायर, अर्थात हमें उस कण के आवेश और उसके वेग और उसके रेडियस के बारे में पता हो तो उसके द्वारा उसके केंद्र पर क्या निकाला जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा सकती है, ठीक। इसके बाद इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है कि कभी कभी कहते हैं कि इसमें चक्रों की संख्या इतनी है, कोई आवेश है Q आवेश है ना, यदि Q आवेश है ना, यदि Q आवेश प्रति सेकंड इतने चक्कर लगा रहा है, F चक्कर लगा रहा है। अब आप समझो, यदि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या दी जा रही है तो मतलब वो फ्रीक्वेंसी दी है, आवृत्ति दी है, और आवृत्ति दी जाएगी तो I बराबर Q बाई टी से Q, T की जगह हम क्या लिख सकते हैं
1/f, क्योंकि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो फिर I बराबर हम क्या होगा QF। अब बहुत लोग इस चीज को समझते हैं कि Q बराबर हमने क्या बेटा, बहुत लोग इसको क्या कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के किस आता है तो कहते हैं धारा का मान निकालना है तो Ne लगा दो। n बेटा ये जब कहीं पर I बराबर Ne/t लगाते कहते हैं Q/t, Q बराबर Ne/t। तो बेटा ये भी समझो, जब ये आपको फॉर्मूला बताया गया तो यहाँ n कभी भी क्या नहीं बताया गया था, यहाँ पर n कभी आवृत्ति नहीं बताया गया, यहाँ तो वो क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवृत्ति थोड़ी ना होती है। अब संख्या एक भी हो सकती है और वो 100 चक्कर लगा सकती है, तो संख्या आवृत्ति कैसे हो सकती है, हम एक हैं, हम कहीं के 10 चक्कर लगा सकते हैं, है तो एक ही, है ना। तो संख्या और आवृत्ति का कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ लोग अब आंसर आ जाता है, आंसर आ जाएगा क्यों, क्योंकि टी का मान वो 1 सेकंड रखते हैं, I बराबर क्या बन जाएगा यानी, और n की जगह वो वही संख्या रख देते हैं, तो E का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश रखकर उसका आंसर निकाल देते हैं, आंसर आ भी जाता है। जबकि बेसिक बात ये बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसके लिए हम फिर T बराबर 1/f और I बराबर QF का इस्तेमाल करें। तो जब हम I बराबर QF का इस्तेमाल करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μ0/2 और I की जगह हम QF बटे कितना होगा A, ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। ये इसका क्या था, बायो सेवर्ट के नियम के चुंबकीय क्षेत्र का एप्लीकेशन। ठीक, इसके बाद इसमें आएगा परिमित लंबाई के, है ना, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बस अब ये जो सवाल फंसेगा वो यहीं से आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। ये तीन ही रूप में सवाल हल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉर्ट कर लेने के लिए इसको हम लोग μ0/2 की जगह रख के क्या हटा देते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं, इसकी जगह केवल क्या दिखा देते हैं 2π10⁻⁷ I/A। ठीक, अब जो इसका दूसरा अनुप्रयोग है, ठीक, इसका जो दूसरा अनुप्रयोग है, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ये परिमित लंबाई मतलब एक तार है जिसकी लंबाई निश्चित है, ठीक, और ये धारावाही है अर्थात धारावाही है। अब इस तार पर कोई बिंदु है, अब इस बिंदु से कुछ दूरी पर हमें एक दूसरा बिंदु है, ठीक, और हमें यहीं पर ये दूरी A मान लो, हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस तार में बहने वाली धारा के कारण, और ये धारा इस तार की लंबाई निश्चित है। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ से आप पहले इसको C से मिलाया और ये D से मिलाया, क्योंकि बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग है, बिना अल्पांश के तो हल नहीं हो सकता, तो हमें अल्पांश लेना होगा, कहीं भी ले सकते थे अल्पांश। हमने मान लीजिए अल्पांश ले लिया EF, इस अल्पांश की लंबाई DL है, इसको हमने यहाँ से सबको मिला दिया, सबको हमने किससे मिला दिया, बिंदु Q से, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। अब ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एंगल बनाए कि नहीं बनाए, और ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भी एक एंगल बना, ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भी एक एंगल बना, और ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर भी एक एंगल बना। बहुत सारे एंगल बनते दिख रहे हैं, क्योंकि हमने 4 कोनों के एक जगह से मिलाया, तो 4 एंगल तो कम से कम बनेंगे ही बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। अब मान लो इस एंगल का नाम हम φ1 दे देते क्योंकि C से नीचे वाला है, और इस एंगल को हम φ2 दे देते। तो ये भी तो जानते हैं ये x एक्सिस के ऊपर का एंगल है और ये x एक्सिस के नीचे का है, तो यदि ये धनात्मक है तो इसकी दिशा के अनुसार इसकी दिशा बदल रही है, कोण भी दिशा के अनुसार अपना चिन्ह बदल देगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, और क्योंकि ये अल्पांश के कारण बना है तो मान लीजिए इसको हम क्या बना दें d∅, और यहाँ पर इस एंगल को हम क्या नाम दे दें बेटा φ। ठीक, अब E से Q की दूरी निकट है, F से Q की दूरी ज्यादा है, तो इसको बराबर भागों में बांटने के लिए हमने इस पे लंब लिखा दिया, ये लंब हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया थीटा, देखिए एक एंगल वहां भी बना। ठीक, इस पूरे प्रूविंग को समझने के लिए, इस पूरी प्रूविंग को समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। पहला टास्क ये है कि हमें बायो सेवर्ट नियम लगाना है। ठीक, दूसरा टास्क इसमें है कि 3 त्रिभुजों का इस्तेमाल करना है, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज। हमें 3 त्रिभुजों का प्रयोग करना ही करना है। ठीक, तीसरी बात, हमें अल्पांश से हमने दूरी कितनी मान ली है r, जबकि हमें इस तार से हमें a दूरी पर निकालना था चुंबकीय क्षेत्र, वो तो हमें अल्पांश मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कौन सा नियम लगाना है बायो सेवर्ट, है ना। तो बायो सेवर्ट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा अल्पांश, तो अल्पांश की एक दूरी बन जाएगी। तो हमें पहली बात बायो सेवर्ट का नियम लगाना है, दूसरी बात हमें 2-3 त्रिभुजों का इस्तेमाल करना है, किस रूप में करना यही ध्यान रखने वाली चीजें हैं, 3 त्रिभुज लेना है। और चौथी बात, क्योंकि हमारी प्रूविंग a के पदों में निकालनी है, इसलिए हमें r को कन्वर्ट करना होगा किसमें a में। अब इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो ये आसान हो जाएगी हमारे लिए प्रूविंग। ठीक, चलिए पहली बात का चित्र समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर हमने सबसे पहले बायो सेवर्ट के नियम की बात करी, तो बायो सेवर्ट के नियम से, तो बायो सेवर्ट का नियम कहता है कि dv बराबर μ0 अपॉन कितना 4 पाई I dl sin, क्योंकि यहाँ पर
क्या बेटा अल्फा, यहाँ अल्फांस ने कितना कोण बना रखा है थीटा, और यहाँ से अल्फांस की दूरी कितनी मानेंगे आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या बेटा, फर्स्ट। क्या हमने बायो सेवर्ट का नियम लगा लिया कि नहीं लगा लिया। यस सर। अब हम पहला ट्रूल उठाएंगे, मैंने नंबर डाल रखा है ताकि हम चित्र को अच्छे से समझ सकें। पहला ट्रूल उठाया ई एफ जी में, उठा दिया। अब हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने की भुजा, तो लंब का काम कौन कर रहा है ईजी, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, तो ईजी का मान कितना हो जाएगा बेटा बताओ, रियल साइन थीटा। एग्री हो यहाँ तक। यस सर। अब दूसरा ट्रूल उठाने की बारी आ गई, पी क्यू जी। कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये पढ़ा है कोण बराबर क्या होता है चाप बटे, होता ही नहीं होता है बताओ। अब देखा जाए यहाँ पर कभी कभी हम लोग इस बात को भ्रमित कर लेते हैं, हम इस चीज को ऐसे चाप नुमा बना दें तो भी करती ज्यामिति नियमों के अनुसार ये तो बराबर ही माना जाता है ना, है ना। अब ये बताओ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का रूल लगाए तो इसमें कोण का काम कौन कर रहा है डी फाई, है ना। चाप का काम कौन कर रहा है ईजी, और त्रिज्या का काम कौन कर रहा है ये दूरी आर, क्यों बेटा, तो ईजी बराबर क्या हो जाएगा बेटा बताओ आर डी फाई। ठीक, ये इक्वेशन क्या बन सकती है थर्ड। क्या हम समीकरण 2 और समीकरण 3 की कंपेयरिंग कर सकते हैं, तो यदि हम समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करते हैं बेटा, 2 और 3 की तुलना करने पर जब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 की क्या करेंगे बेटा तुलना करेंगे, तो तुलना करने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा बताओ, रियल साइन थीटा इक्वल टू कितना हो सकता है आर डी फाई हो जाएगा। क्यों, रियल साइन थीटा बराबर कितना आर डी फाई होगा, है ना, होगा ना। अब ये मान उठाकर कहाँ रख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 में, है इसकी तुलना करें रियल साइन थीटा बराबर आर डी फाई, तो ये जो बायो सेवर्ट में नियम रखते रियल साइन थीटा जगह कितना रख सकते हैं, तो अब ये मान कहाँ रख दिया जाए बेटा समीकरण 1 में। देखो अभी हमने 2 ही त्रिभुज उठाए हैं, बायो सेवर्ट उठाया, अभी तीसरा त्रिभुज रहा जा रहा है। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो डीबी बराबर कितना होगा बेटा बताओ, वी नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे आर डी फाई बटे आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हुआ, डीबी बराबर वी नॉट अपॉन 4 पाई आई डी पाई और साथ में कितना आर। अब हमने तीसरी बात कही थी कि हम आर नहीं ले सकते, तो सही बोला था नहीं, हमें आर की जगह क्या लेना होगा, अब हमारा तीसरा त्रिभुज बाकी लेना, तो हम कौन सा त्रिभुज उठाने बताओ, पी क्यू पी, इनमें ये और ये में संबंध कौन होता है, ये कर्ण या आर है और ये कौन फाई है, तो कॉस फाई बराबर आर आर बटे, तो बताओ आर बराबर कितना हो सकता है ए अपॉन आर को कन्वर्ट कर लिया गया। उठा के मान यहाँ रख दो बेटा, जरा रखो मान बेटा, जब मान रखोगे तो डी बी बराबर वी नॉट बटे 4 पाई आई डी पाई, आर की जगह ए कॉस पाई, कॉस पाई प्लस कहाँ चला जाएगा ऊपर, डी बी बराबर वी नॉट बटे 4 पाई आई कॉस पाई, क्यों बेटा साथ में डी पाई अपॉन, एग्री हो। अब किसी भी तार को अब हमें निकालना, अभी तक हमारे 5 में चल रहा है और हमें निकालना क्या है, तो संपूर्ण तार के लिए क्या होना चाहिए बेटा बताओ, यदि हम संपूर्ण तार के लिए बात करें तो हम इंटीग्रेशन डीबी का क्या बनेगा बेटा वी नॉट बटे कितना 4 पाई आई अपॉन ए, और ये कितना बेटा कॉस पाई डी पाई। अब क्योंकि यहाँ पर देखो कोण में लिमिट भी चलेगी, क्योंकि सी से डी से तक कोण का विस्तार है फाई 1 से कितना तक फाई 2 तक भी तो विस्तार है, तो लिमिट नहीं चलेगी क्या, हम कोण का ही समाकलन कर रहे हो, कोण का विस्तार फाई 1 से कितना है, तो माइनस फाई 1 से लेकर प्लस फाई 2 तक है। अब इसका मामला क्या बनेगा बेटा बताओ, वी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये कितना होगा, अब इसका अपर लिमिट फाई 2 और लोअर लिमिट कितना, एग्री हो, लिमिट के नियमों के अनुसार एक बार अपर लिमिट और एक बार प्रतिस्थापन प्रगुण का इस्तेमाल करेंगे, आई अपॉन ए साइन बेटा अपर लिमिट में फाई 2 माइनस क्यों बेटा साइन कितना, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस, और नियम के अनुसार क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मैथ पढ़ाया जाता है माइनस का साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस निकल के इसको क्या कर देगा प्लस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये हो गया एक परिमित लंबाई के कारण, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी 3 बातों पर निर्भर कर रहा था, हमने क्या बोला था बताओ, बायो सेवर्ट का नियम, 3 त्रिभुज और आर को कन्वर्ट करना है ए और उसके बाद उठाकर समाकलन, ठीक है।